स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक और पर्यावरण संसाधन। लास्ट क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर का साझी संपदा और साझी संपदा से रिलेटेड जो भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां होती हैं सभी देशों के बीच में उन सभी को हमने पढ़ लिया था। आज के टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि जो पर्यावरण से सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी संस्थाएं बनती हैं, उसके अंदर भारत का कितना योगदान रहता है। तो हम टॉपिक टू टॉपिक उनको पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट की क्या क्या योगदान कर रहा है। सबसे पहला योगदान देखते हैं हम इसमें। देखिए 2002 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। यानी कि जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल चल रहा है, यानी ग्रीन हाउस से जो गैसें आती हैं उन पर प्रतिबंध लगाना या फिर उनके ऊपर कमी करना, तो उन तरीके की जो संस्था पे काम चल रहा था उस पे भारत ने साइन किए थे। कब किए थे? 2002 के अंदर। जब आपसे पूछे जाए क्वेश्चन के अंदर कि भाई भारत ने क्या क्या योगदान रहा प्राकृतिक संसाधनों के अंदर, पर्यावरण सुरक्षा के अंदर, तो आपको पहला टॉपिक ये लिखना है कि 2002 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे किसने? भारत ने। जो ग्रीन हाउस से गलत गैसें वो आती हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का काम इसमें होता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। और दूसरा जो था नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग। यानी कि दूसरा टॉपिक आता है हमारा नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंदर अंतर्गत यानी कि जो एक नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी थी उसके अंतर्गत क्या था कि वाहनों के अंदर स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये कार्यक्रम चला था। उसके ऊपर भी क्या करा, भारत ने अपना योगदान किया था और इसके ऊपर भी चर्चा करी थी भाई हमारे देश के अंदर भी ये होना चाहिए, इस पॉलिसी पर काम करना चाहिए हमें कि जितने भी वाहन है उनके अंदर स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया जाए। तो दो टॉपिक हमारे कवर हो गए। तीसरे पे आते हैं हम। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। तीसरा टॉपिक है हमारा 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम यानी कि 2001 में जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम था उसके ऊपर भी दबाव दिया था किसने? हमारे भारत ने इस पर भी योगदान किया था। और क्या चीजें थी इसमें? इसके बाद था 2003 में बिजली अधिनियम में नवीनकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया था। यानी कि भारत की तरफ से जो बिजली अधिनियम के अंदर जो ऊर्जा थी उसको नवीनकरण करना यानी बढ़ावा देना, वो कब किया गया था? 2003 के अंदर भारत की तरफ से। ये लिख भी देता हूँ पूरा मैं। 2003 में बिजली अधिनियम, बिजली अधिनियम में नवीकरण ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। ये जितने भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ आप साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि स्पेस की कमी होने के कारण मैं इसको रफ भी कर सकता हूँ ऊपर वाले पॉइंट्स को। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम अपने। 2003 वाला हो गया हमारा। 2003 के अंदर जो बिजली अधिनियम नवीकरण था, यानी कि उसकी ऊर्जा को इस्तेमाल में बढ़ावा दिया जाए, उस पर हमारे भारत ने गौर किया था कब? 2003 के अंदर। और साथ ही इसको अप्लाई भी करना अच्छा समझा था। और क्या चीज थी? भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। पांचवा टॉपिक है हमारा है, भारत में
बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर एक राष्ट्रीय मिशन पर ठीक है। भारत में जो बायोडीजल से संबंधित एक मतलब जितने भी संस्था हैं उसके ऊपर कार्य चल रहा है कि भाई इसको हमारे देश के अंदर भी अप्लाई किया जाना चाहिए और इससे संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको किया जाना चाहिए किसी में भारत के अंदर। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट। भारत में SAARC के मंच पर सभी राष्ट्र द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। बेसिकली जितने भी उपाय किए गए थे पर्यावरण से रिलेटेड संस्थानों से रिलेटेड वो सब मैंने एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दिए थे प्रयास। फिर भी अगर इसके अंदर एक टॉपिक आ रहा है हमारा सिक्स तो हम वो भी लिख ही लेते हैं। पहला, भारत सार्स के मंच पर सभी राष्ट्र द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। भारत के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा है संरक्षण के लिए। ठीक है। भारत जो है वो जो एक सार्स टाइप का जो प्रयोग किया गया था हमारा उपाय जो किया गया था उसके मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की जो सुरक्षा है उस पर एक राय बनाना चाहता है। ये कौन कह रहा है? भारत कह रहा है और ये भी इस योगदान के अंदर टॉपिक में आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए या फिर अगर किसी कोई स्पेलिंग कोई राइटिंग मेरी समझ में ना आ रही हो तो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं और सुधार करने की कोशिश करूंगा। सो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं बट उससे पहले हम रफ कर लेते हैं इसको। सातवां टॉपिक है हमारा भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना की गई। ठीक है। यानी जो एनजीटी प्रोग्राम किया गया था कि स्वस्थ सुरक्षा संरक्षण और जो स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है कुछ इस तरीके से उपाय किए गए थे उसके ऊपर भारत ने कब ध्यान दिया या फिर कब उसकी स्थापना की गई 2010 के अंदर भारत में की गई। तो उसकी पूरी डेफिनेशन लिख देता हूँ। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि इंग्लिश में बोले तो एनजीटी की स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। भारत विश्व का पहला देश है जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय है। ये काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को फर्स्ट लाइन में लिख दोगे तो एग्जाम में पढ़ते के साथ ही खुश हो जाएगा। ठीक है। वो पॉइंट है उसको लिखते हैं। एट, भारत विश्व का पहला ऐसा देश है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है
जहां पर अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय है। जहां पर अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति कम योगदान। ठीक है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है उसके अंदर जो प्रति व्यक्ति का योगदान है वो कितना है। तो पहला योगदान जो आता है वो हमारा किसका आता है, पहला अमेरिका का आता है। ठीक है, अमेरिका का है 16 टन। नो, पॉइंट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति का योगदान। ठीक है, ये जो मैंने बोला वही लिखा है यहाँ पर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उत्सर्जन उसका प्रति व्यक्ति का योगदान कितना है। जो सबसे पहले पे नंबर पे आता है हमारा कौन, अमेरिका। इसका कितना है, 16 टन। ठीक है, दूसरा पॉइंट जापान, 8 टन। चीन, 6 टन। ठीक है, अब लास्ट वन में आता है भारत। इसका कितना है भारत का, 0.0138। ठीक है, टन। तो बेसिकली जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम तो ये पूछा जाता है आपसे भारत का योगदान कितना है। तो भारत का बताना है 0.0138 टन। बाकी ये भी आपको याद होना चाहिए कि अमेरिका का कितना है, जापान का, चीन का, एक जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम अपने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं समझौतों की कि भारत ने जितने भी समझौते हुए हैं उसमें कब और कैसे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, 10वां पॉइंट है हमारा है। ठीक, देखिए पहला था भारत ने पेरिस समझौते पर, भारत ने पेरिस समझौते पर कब साइन किए थे, 2 अक्टूबर 2016, अक्टूबर 2016 के अंदर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। फिर 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35 कम करने का लक्ष्य रखा। यानी कि जो उत्सर्जन गैस होती है, गलत गैसें होती हैं, गंदी गैसें होती हैं, उनको कम करने का भारत ने लक्ष्य रखा और कम किया भी। ठीक है, तो उसको हम 11 पॉइंट मान लेते हैं और इसको लिंक करता हूं मैं आपके सामने। 2030 तक भारत ने 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को तीव्रता को 2005 के मुकाबले कम करने का लक्ष्य रखा।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास पर वो नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं हम। COP23 में भारत वृक्षारोपण व वन क्षेत्र में की वृद्धि के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर सिंक बनाने का वादा किया। यानी कि जो ये हमारा प्रयास हुआ था COP23 का, उसके अंदर जो वृक्षारोपण था यानी कि वन खराब किए जा रहे थे, उसके बेस पर काम किया था भारत ने। और वो कैसे किया था, नोट करते हैं उसको हम। 12 पॉइंट है हमारा ये। देखिए, COP23 में भारत वृक्षारोपण, COP23 में भारत वृक्षारोपण व वन क्षेत्र की वृद्धि के माध्यम से, व वन क्षेत्र की वृद्धि के माध्यम से क्या हुआ था, 2030 तक 2.5 से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन, ठीक है, 3 बिलियन टन CO2 के बराबर सिंक बनाने का वादा किया। CO2 के बराबर सिंक बनाने का वादा किया भारत ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित देशों के एक वैश्विक सौर गठबंधन में मुख्य रूप से कार्य करेगा। 13 पॉइंट क्या है, भारत कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित, भारत कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित सभी देशों के एक वैश्विक सौर, सभी देशों के एक वैश्विक सौर गठबंधन के मुखिया के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये टॉपिक जो है हमारा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपने। ज्यादा टॉपिक नहीं बचे, वैसे थोड़े से टॉपिक बचे, तो रफ करते हैं। 14 टॉपिक बढ़ते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन किए हैं। ठीक है, तो बेसिकली बता रखा है इसमें कि जो हमारे क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारें हैं, उन्होंने कई सारे कार्य किए हैं, विभिन्न स्तरों के कार्य किए हैं। और उनमें से क्या क्या, तो मैं इसकी छोटी सी हेडिंग लिख देता हूँ पहले, कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों में, सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों में क्या हुआ था, सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने, सक्रिय पर्यावरणीय
कार्यकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन किए। उनमें से कुछ निम्नलिखित उनमें से कुछ निम्नलिखित दिए हैं। पहला, दक्षिणी देश मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन। क्या क्या हुआ था पहला आंदोलन? देखिए, इस लाइन का, इस पैराग्राफ का यही मतलब है कि जो विभिन्न देशों की स्तर की सरकारें हैं, उन्होंने अपने पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए, अपने पर्यावरण की संसाधनों को मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चीजें की, क्या क्या आंदोलन किया और किन किन देशों ने किए, है ना। तो पहला टॉपिक हमारा यही आता है कि दक्षिणी देशों दक्षिणी देशों मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया। मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया और इंडोनेशिया, अफ्रीका। इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन, और भारत के वन आंदोलन। पहला तो यही आता है इसके अंदर। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरोध में आंदोलन। ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरुद्ध उद्योगों के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, तीसरे बढ़ते हैं और लास्ट में बढ़ते हैं अपने। थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में बड़े बड़े बांधों के विरोध में आंदोलन, जिनमें भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन परिषद है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में, चीन तथा भारत में क्या हुआ? बड़े बांधों के विरोध में, बड़े बांधों के विरोध में क्या किया गया? आंदोलन, जिनमें भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है। विरोधों में आंदोलन किए गए। ठीक है, जिसके अंदर, जिनमें भारत का
नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आता है इसके अंदर कि जो बांधों के विरुद्ध भारत में उसके आंदोलन किए गए थे, उसके अंदर क्या कौन सा बांध सबसे बड़ा प्रसिद्ध है? वो है भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि बांध जो है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। जो हमारे भारत की भूमिका है वो इतनी बता रखी है और इतनी ही है। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज के अंदर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई मीनिंग समझ में नहीं आई, राइटिंग समझ में नहीं आई, या फिर भी कोई भी डाउट है आपको वीडियो किसी पार्ट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने ब्रीफली समझाया है, तो आपको सभी चीजें समझ में आई हो। थैंक यू।